अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं मोमेंटम। हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, उसके फार्मूला को देखना है हमने। इसी तरह एसआई यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन और वेरी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक फीचर होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो उन ऑब्जेक्ट्स की इफेक्टिवनेस को डिस्क्राइब करती है, और ये पाई जाती है किसी बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अभी हम ऐसी ही क्वांटिटी को पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है मोमेंटम। तो डेफिनेशन से हम आगाज करेंगे। जरा देखिए, इसकी डेफिनेशन हम कुछ यूं कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, the quantity of motion possessed by the body due to its mass and velocity. This is called momentum। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है यानी कि मोशन की मिकदार है किसी ऑब्जेक्ट की, जो किस वजह से मौजूद होती है बॉडी में, उसके मास और वेलोसिटी की वजह से, इसको मोमेंटम कहा जाता है। तो बच्चों, मोमेंटम का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरोहेड ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसके हम फार्मूला की तरफ देखते हैं, फार्मूला देखेंगे इसका। इसका फार्मूला कुछ यूं है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहीं से बच्चों हम ये देख सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और यही जो यूनिट है एक और यूनिट के इक्विवेलेंट भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज न्यूटन सेकंड। यहीं से हम इसको अभी प्रूव भी करेंगे। यहीं से हम इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी लिख सकते हैं। जरा देखिए, किलोग्राम मास को डिस्क्राइब कर रहा है सो कैपिटल एम, मीटर लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है सो कैपिटल एल, एंड सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल टी, एंड पावर -1 एज इट इज लिखी जाएगी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये न्यूटन सेकंड के इक्विवेलेंट कैसे आएगा। कि आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि न्यूटन सेकंड एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये दोनों ही मोमेंटम के यूनिट है, और अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये मैथमेटिकली इक्वल कैसे हैं। जरा देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप चूज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप यूं लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे इसी इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और इससे आप इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड से ही डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंट यूनिट ट्रेस करना है जो न्यूटन सेकंड के इक्वल आना चाहिए। तो ज़रा देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, और इस सेकंड को आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अभी आप इसको मजीद यूं लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू अपीयर हुई है, ये अगर आप देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स के यूनिट के इक्वल है, दैट इज न्यूटन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सो आप इस वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड। सो दैट्स हाउ आप देख सकते हैं कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के भी इक्वल है, यानी कि इसका बेस यूनिट हम देख सकते हैं वो न्यूटन सेकंड के इक्वल भी डिराइव हो रहा है। इसी तरह बच्चों, अगर आप देखें कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीजें एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंडली देखिए, इसकी डायरेक्शन किधर है। मोमेंटम की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है।
या इसको इन अदर वर्ड्स हम फोर्स के साथ जब रिलेट कर रहे होते हैं तो हम ये कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन पिक की जाएगी, तो आप ये भी कह सकते हैं। सो इसी तरह नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, कि मोमेंटम का हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन डिराइव करना है। जरा देखिए, हम ये बात जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv², या आप इसको यूं लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2 mv²। आप इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एट द सेम टाइम विद मास m। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 1/2 m इंटू m² v² डिवाइड बाय m एज इट इज लिखा जाएगा। फर्दर आप देखिए बच्चों, अभी आपको ये बताया गया है कि मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर आप इसका स्क्वायरिंग प्रोसेस कंप्लीट करें, p² इक्वल्स m² v², इसका ये मतलब हुआ कि हम इस फैक्टर को m² v² को रिप्लेस कर सकते हैं p² से। तो यही फार्मूला हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2 m² v² को आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसे हम यूं लिख लेते हैं m² v² p² के इक्वल, और इस फ्रैक्शनल 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करने वाला एक फार्मूला डिराइव हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। दो केसेस बनते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से अगर ये क्वेश्चन आएगा इन इक्वेशंस को रिलेट करने वाला। तो जरा देखिए, नंबर 1 जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि लेट्स से वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, यानी कि मोमेंटम की अगर आपको स्टेटमेंट में कोई मोमेंटम के रिलेटेड डेटा नहीं दिया जा रहा तो यही इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके बन जाएगी। जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मोमेंटम, चूंकि आपने कांस्टेंट कहा है सो इसको आप कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, डिवाइड बाय 2m। अब यहाँ पे कांस्टेंट आपने चूंकि मोमेंटम को ऑलरेडी कांस्टेंट टेक आउट कर लिया है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, सो यू कैन सिंपली राइट एज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। यहाँ से आप एक रिलेशन जो है इसका आपको मिल चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास इनवर्सली रिलेटेड है। बच्चों अब आपको क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे, अच्छा इसको अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करके एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इसको आप यूं लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चूंकि ये इनवर्स आपको ये रिलेशन अपीयर हुआ है सो यू कैन सिंपली राइट एज m2 डिवाइड बाय m1। अब देखिए ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगी जब वो स्टेटमेंट के अंदर मोमेंटम को कांस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो देन आपको अगर काइनेटिक एनर्जीज गिवन हो इनिशियल और फाइनल तो आप उन ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेज हैं उनको आप इन्वर्स करके लिखेंगे, यानी कि जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले सिस्टम की होगी उसके सामने मास m2 लिया जाएगा जो कि इन्वर्स रेशो कैरी कर रहा है। तो इस तरह के अगर आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जीज गिवन हो तो आप उनके मैसेज को, और मोमेंटम कांस्टेंट हो, काइनेटिक एनर्जीज गिवन हो मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो आप उनके मैसेज को इन्वर्ट करके ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि मैसेज की रेशो इन्वर्स करके आपको मिलेगी। सो ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी कि मोमेंटम कांस्टेंट है। दूसरे केस में अगर आपको ये कहा जाता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, लेट्स से मास के लिए वो कहता है कि मास कांस्टेंट है, तो यही फार्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स p² डिवाइड बाय 2 इंटू m। तो ये सारा रिलेशन कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एज अ रिजल्ट हमें जो सिंप्लीफाइड प्रोपोर्शनैलिटी मिल रही है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और राइट हैंड साइड पे मोमेंटम वेरिएबल क्वांटिटी है।
आप इसको लिखें काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब देखिए ये रिलेशन अगर आप फार्मूला टाइप बना के लिखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से डिवाइड बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मोमेंटम के साथ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, सो यू कैन सिंपली राइट एज P1 स्क्वायर डिवाइड बाय P2 स्क्वायर। ये रिलेशन तब एप्लीकेबल होगा जब मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट होगा एंड सेकेंडली आपको काइनेटिक एनर्जीज गिवन होंगी और आप उनके मोमेंटम का जो फार्मूला टाइप वैल्यू है वो आप ट्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जीज गिवन होंगी और रेशो फॉर्मेट में तो आप उनके मोमेंटम्स की रेशो को स्क्वायर करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपने कंडीशन इसकी जो है वो माइंड में रखनी है कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होगा तो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बच्चों ये था रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद काइनेटिक एनर्जी और प्रीवियसली हमने डिस्कस कर ली है इसकी डायमेंशन, यूनिट एनालिसिस और यूनिट किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लेनी। नेक्स्ट बच्चों हम इसके साथ कवर करने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने ये देखना है कि मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या रिलेशन है। अब जरा बच्चों तवज्जो कीजिए, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट्स से ये कार है और ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी vi से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेट्स हैविंग मास m। अच्छा इसी तरह बच्चों आफ्टर सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इस कार की जो वेलोसिटी है उसमें ये चेंज आता है कि इंजन से कुछ F फोर्स एग्जर्ट करते हैं हम और बॉडी की वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल उसमें कुछ पोजीशनल चेंज आया है, यानी कि बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है और वेलोसिटी का चेंज भी यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि इनिशियल टू फाइनल कुछ वेलोसिटी वैल्यू भी चेंज हुई है और डेफिनेटली वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो कुछ टाइम t लगा है ऑब्जेक्ट को और कुछ F फोर्स है जो हमने अप्लाई की है इंजन से जिस वजह से वेलोसिटी का चेंज आया है। अब और इसी वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन a भी कह सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। जरा देखिए, हमने ये कहा कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है और उसको हम एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। आप इसको यूँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। यहीं से आप इसको मजीद लिखिए, चूंकि चेंज है तो चेंज निकाला जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल गया या इक्वेशन मिल गई। सेकेंडली आप देखिए, हमने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लगी है, यानी कि व्हीकल हमने जो कार इमेजिन की हुई है F फोर्स लगी है, ms वाली बॉडी में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इक्वल होता है जी ma के। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 2। आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए जिससे आपको एक फोर्स और जो मोमेंटम है उसको रिलेट करने वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2, अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे F इज इक्वल टू m और A जो है सिंपली ये इक्वल है VF
माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। मैस को इनसाइड आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये रिजल्ट कुछ यूं डिस्ट्रीब्यूट होके बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाय टी। तो बच्चों ये जो आपको अभी रिजल्ट मिला है इसको जरा देखिए, इस रिजल्ट की राइट हैंड साइड पे एम वी एफ दैट रिप्रेजेंट्स द फाइनल मोमेंटम। आप इसको यूं लिख सकते हैं एफ इक्वल्स फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई इक्वल्स इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, या हम इसको क्लोज करके यूं लिख सकते हैं। देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो ये बच्चों आपको एक रिजल्ट मिल गया है दैट रिलेट्स द मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया है कि रेट ऑफ, या यूं आप कह लें टाइम, ये देखिए मोमेंटम में टाइम के लिहाज से जो चेंज है इसको आप कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो इसे आप लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये फोर्स के लिए आपको एक नई डेफिनेशन मिल गई है। इस तरह से बच्चों ये रिलेशन जो है आप इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा एक चीज और बच्चों, मोमेंटम का जो आपने टॉपिक सीखा है इसमें जो मोमेंटम की डिपेंडेंस है वो आप देखिए फार्मूला में आपको अपीयर हुई है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपके साथ कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मोमेंटम के रिलेटेड और शेयर करनी है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी ये डिपेंड कर रहा होता है मैस के ऊपर देन वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि टू फैक्टर्स पे जो मोमेंटम है ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपने कॉन्सेप्ट में ऐड कर लीजिएगा कि मोमेंटम की डिपेंडेंस कौन से फैक्टर्स पर है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन mass of the body and directly depends। अच्छा ये कब अप्लाई होगा, जब आप थर्ड क्वांटिटी भी चूंकि शामिल है, वेलोसिटी को आप कांस्टेंट लेंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है, देखिए अगर एक कार है और एक ट्रक है, वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहे हैं, तो आपको ये पूछा जाए कि मोर वैल्यू ऑफ मोमेंटम किसकी होगी। अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ट्रक और कार में से ज्यादा मोमेंटम होगा जिसका मैस ज्यादा होगा, डेफिनेटली दैट इज ट्रक। तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब ये तब अप्लाई करेंगे आप ये वाला मोमेंटम की प्रोपोर्शनैलिटी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेकेंडली जरा देखिए, सेकेंडली है कि यही मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ये कब अप्लाई होगा, जब मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट लिया जाएगा। अगेन से देखिए सेम सिचुएशन है कि लेट्स से वी हैव टू कार्स ऑफ सेम मैसेज बट वन इज मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी एंड अनदर वन इज मूविंग विद स्मॉलर वेलोसिटी, तो मोमेंटम ज्यादा किसका होगा। तो इस सिचुएशन में जब मैस कांस्टेंट होगा तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। यहाँ से बच्चों इस टॉपिक का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम शेयर करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू ये है, वो कहता है कि रेट ऑफ, या यू कैन से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसे आप यूं लिख लीजिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी of weight
अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसको आप लेंगे ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसे आप यूं कह लीजिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन इज, स्टेटमेंट देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू। अब देखिए बॉडी है फ्रीली फॉलिंग और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, डेल पी डिवाइड बाय डेल टी के। और ये जो रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के इक्वल होता है। अब देखिए जो फोर्स है हमारे केस में, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसकी हम बात करें कि उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है, तो डेल पी ओवर डेल टी की वैल्यू जो है ये आप बताइए। अब वेट चूंकि फोर्स होती है, इसका ये मतलब हुआ कि इसी फोर्स को आप W यानी कि वेट के इक्वल लेंगे, और यही जो वेट है हमारी बॉडी का ये तो 10 न्यूटन है। तो याद रखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी उतना ही होगा जितना बॉडी का वेट है, सो 10 न्यूटन इज आवर राइट चॉइस। कि अगर आपको इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे लिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पल्स वाले टॉपिक को सीखेंगे।